सोचो एक बड़ी सी मार्केट है जहां अलग अलग देशों की अपनी शॉप है और सबका एक दूसरे से कंपटीशन है, पर इसमें यूएस की मार्केट सबसे टॉप पर है। सो पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है। पर यूएस देखता है चाइना की मार्केट बहुत तेजी से राइज कर रही है, चाइना उसे कंपटीशन दे सकता है। यूएस दिमाग लगाता है, सोचता अगर चाइना को अपने साथ कर लें तो कंपटीशन भी खत्म हो जाएगा और ये पूरी मार्केट हमारे इशारों पर चलेगी। अमेरिका इसके लिए ग्रुप बनाता है, ग्रुप ऑफ 2 यानी G2, और जब भी चाइना से मिलता है कहता है कि हम G2 हैं और इस मार्केट का फ्यूचर हम दोनों को डिसाइड करना है। लेकिन इसी मार्केट में दो और पोटेंशियल शॉपकीपर्स हैं जो चाहते हैं कि इस मार्केट का फ्यूचर सिर्फ एक या दो लोगों के हाथों में ना रहे, थोड़ी थोड़ी पावर सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो ताकि रूल सबके लिए बैलेंस्ड रहे, किसी को किसी का फियर ना रहे, सब मिलकर तरक्की करें। और ये दोनों कंट्रीज हैं भारत और रशिया, जो समय यूएस के निशाने पर है। और इसलिए जैसे रशियन प्रेसिडेंट भारत आते हैं, पूरा वेस्टर्न मीडिया इस विजिट को यूएस प्रेशर के रूप में डिफाइन करने लगता है। Western pressure on Delhi. Delhi faces growing US pressure. US President Donald Trump after he imposed punitive sanctions on India in the face of hostilities and trade sanctions. पर भारत और रशिया की ये एनुअल हाई लेवल मीटिंग किसी के प्रेशर में नहीं हुई थी। दोनों के बीच दशकों से इसी तरह की एनुअल मीटिंग्स होती रही हैं और प्रेजेंट टाइम इस मीटिंग का पूरा फोकस एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर फोकस था। We speak of multipolarity as though it's something that will happen. You have to build multipolarity. And you build multipolarity by building national capacities. जिसे आप पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के इस गेस्चर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोनों मिलते ही सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ देते हैं। यूरोप की किसी लग्जरी कार में बैठाने की बजाय एक एशियन व्हीकल कंपनी की कार टोयोटा फॉर्च्यूनर में बैठकर उनके साथ अपने आवास आते हैं। रास्ते में जितने भी पोस्टर्स प्रेसिडेंट पुतिन के वेलकम में लगे होते हैं, सब पे हिंदी और रशियन लैंग्वेज ही मेंशन्ड होती है। और रूस के सरकारी टीवी चैनल की एक ब्रांच यानी आरटी इंडिया को भारत में लॉन्च करने का मतलब है ये वेस्टर्न मीडिया के उन नैरेटिव्स को काउंटर करेगा जो भारत और रशिया के खिलाफ होते हैं। पर भारत और रशिया के बीच ये जय और वीरू वाली दोस्ती हुई कैसे, ये समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में चलना होगा। नाइनटीन 1940s की बात है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है। दुनिया एक बाइपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है जहां ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड पावर दो डोमिनेंट सुपर पावर्स के बीच कंसंट्रेटेड है, जिसमें एक तरफ यूएसए है जिसके साथ यूके, फ्रांस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज, और दूसरी तरफ यूएसएसआर है जिसके सपोर्ट में बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया जैसे कुछ सोशलिस्ट देश। Two nations, America and the Soviet Union, rising to confront a conflict that would redefine the modern world. दोनों की एक ही चाहत है, दुनिया हमारे इशारे पर चले। पर इस लड़ाई में दोनों कभी भी सामने से वॉर नहीं लड़ते, सिर्फ डिप्लोमेसी, मिलिट्री और इकोनॉमिक रिलेशंस के थ्रू एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। और दशकों तक यूएस और यूएसएसआर के बीच चले इसी वॉर को कोल्ड वॉर कहते हैं। पर लेट 1980s और 1990s में जब यूएसएसआर टूटता है तो यूएसए समझ जाता है अब हमें सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो टाइम था जब मिलिट्री और साइंटिफिक रिसर्च के मामले में कोई भी यूएसए के बराबर नहीं था। सो 1980s में जैसे ही आईटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का बूम आता है, यूएसए की इकोनॉमी को नया बूस्ट मिल जाता है। दुनिया बाइपोलर से यूनिपोलर हो जाती है, क्योंकि अब ग्लोबल इन्फ्लुएंस और पावर सिर्फ एक ही कंट्री के पास होती है, जिसकी वजह से यूएसए दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है। पर अब समय बदल चुका है। यूएसए को टक्कर देने वाले अब हर सेक्टर में मौजूद हैं, जैसे आसियान कंट्रीज जो ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर स्ट्रॉन्ग पकड़ रखती है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी में सुपीरियर है, ऐसे ब्राजील और भारत जिनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिनके पास बड़ा वर्कफोर्स है, सर्विस सेक्टर भी तेजी से बूम कर रहा है, मार्केट साइज भी बड़ी है, और ये सब मिलकर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा रहे हैं। फिर चाइना है जो ग्लोबल फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का हब है, सेमीकंडक्टर जैसे क्रिटिकल मिनरल्स का सप्लायर है। फिर अब ग्लोबल साउथ, ब्रिक्स और आसियान जैसे मल्टीपल पावर सेंटर्स ने वेस्ट वर्सेस ईस्ट के कन्वेंशनल मॉडल को तोड़ दिया है, जो शो करता है आज का वर्ल्ड ऑर्डर किसी एक एक्सिस पर नहीं घूमता, और इसीलिए कोई भी यूएसए की दादागिरी को नहीं एक्सेप्ट करना चाहता है। पर इस मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है। हो सकता है कल आपका दोस्त या आपका दुश्मन बन जाए और आपको अपने पहले वाले दुश्मन से दोस्ती करनी पड़े। और इसी चक्कर में पूरी दुनिया गैंग्स ऑफ वसेपुर बनी हुई है, जहां कौन किसकी गर्दन कब काटेगा ये किसी को भी पता नहीं चलता है। और इस काम में यूएसए और चाइना सबसे आगे हैं, जिन्होंने कई देशों को डबल क्रॉस किया है। पर इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और रूस की दोस्ती एक नया नैरेटिव सेट कर रही है,
जैसे अगर ये दोनों कंट्रीज ठीक से सेट कर लें तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड को हमेशा के लिए खुद के फेवर में मोड़ सकती हैं। पर भारत और रशिया के करंट नैरेटिव आपको तभी समझ आएगा जब हमें इनकी बैक स्टोरी पता होगी, क्योंकि भारत और रशिया के रिश्ते इन डिप्लोमेटिक राउंड टेबल्स और बिजनेस डील से कहीं ज्यादा डीप हैं। India and the Soviet Union sat across the table in Moscow to sign a treaty of peace, friendship and cooperation. हम सबका एक ऐसा दोस्त जरूर होता है जो हर मुश्किल में हमारा साथ देता है। भारत के साथ रशिया कुछ ऐसा ही है। 1948 की बात है। पाकिस्तान ट्राइबल रेवोल्यूशन की आड़ में कश्मीर के अंदर तक घुस आता है। भारत इसके खिलाफ यूएनओ जाता है, लेकिन यूएसए की दादागिरी के आगे हमारी बात सुनने की बजाय हमें फंसाने का षड्यंत्र रचा जाता है, जिसमें यूएसए का मोटिव क्लियर था। वो इस इशू के थ्रू पाकिस्तान की तरह भारत को भी अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहता था, और इसीलिए 1957 से 1971 के बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार कश्मीर डिस्प्यूट पर ऐसे वेस्टर्न बैक्ड रेजोल्यूशंस लाए गए जिससे भारत का केस वीक हो जाए और बाद में ग्लोबल रूल्स का हवाला देकर पूरे कश्मीर को ही भारत से छीन लिया जाए। ऐसे 1961 में भी जैसे भारत मिलिट्री एक्शन के थ्रू पोर्टुगीज कंट्रोल गोवा को भारत में शामिल करता है, तभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ऐसा रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसका मकसद गोवा में सीजफायर कराना और वहां से इंडियन ट्रूप्स को विड्रॉ करवाना था। पर ऐसी हर कंडीशन में रशिया भारत का साथ देता है, क्योंकि जब भी भारत के खिलाफ ऐसी कोई साजिश होती है, सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी परमानेंट मेंबरशिप के थ्रू रशिया वीटो लगा देता है। 1962 में भी जब भारत और चीन आमने सामने होते हैं तो कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन इस समय भी भारत को बैकफुट पर जाते देख रशिया अपने लॉन्ग टर्म पार्टनर चीन को छोड़कर भारत का साथ देता है। दोस्तों, और उससे भी इंपॉर्टेंट, अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट मिग-21 जिसे चाइना भी बहुत लंबे समय से यूएसएसआर से डिमांड कर रहा था, वो चाइना को देने की बजाय भारत को को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे देता है। लेकिन फिर 1971 में जो सोवियत यूनियन ने भारत के लिए किया, वो बस एक सच्चा दोस्ती कर सकता है, जिसे आप इस मैप से समझो। 1947 का पार्टीशन होता है। भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनते हैं, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश बन चुका है, 1971 आते आते वेस्ट पाकिस्तान के जुल्मों से परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। फिर ईस्ट पाकिस्तान भारत से मदद मांगता है। भारत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हेल्प करने जाता है, लेकिन यूएसए को यह बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो चाहता था भारत जो भी करे उससे पूछ कर करे, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है। फिर अमेरिका भारत पर प्रेशर डालने की प्लानिंग करता है, अपनी नेवल फ्लीट्स को बे ऑफ बंगाल में भेजने लगता है, लेकिन इस अनफेयर वॉर में भारत को घिरता देख यूएसएसआर फिर से एक्शन लेता है। अपनी न्यूक्लियर आर्म्ड पैसिफिक फ्लीट को वेस्टर्न कंट्रीज के दरवाजे पर तैनात कर देता है। यानी यूएसएसआर का मैसेज क्लियर था, अगर तुम भारत के दरवाजे पर जाओगे तो मैं तुम्हारे घर में धावा बोल दूंगा। यहाँ यूएसए रशिया के साथ किसी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में नहीं उलझना चाहता था, सो यूएस एंड यूके दोनों को अपनी नेवल फ्लीट्स को बे ऑफ बंगाल से वापस बुलाना पड़ता है, और भारत 1971 के इस वॉर में ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। रशिया हमेशा से ही एज ए बिग ब्रदर भारत के साथ रहा है, क्योंकि अगर भारत को रशिया का साथ न मिलता तो ना तो भिलाई और बोकारो के स्टील प्लांट्स होते, ना कुडनकुलम का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ना तो इसरो का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च होता, और न देश के पहले एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा स्पेस जा पाते। रशिया आज भी भारत के एम्बिशियस गगनयान मिशन में सपोर्ट कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दिलाना हो या फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसे प्लेटफॉर्म्स में भारत की पोजीशन को सेट करना हो, रशिया ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है। और रशिया का सबसे क्रूशियल रोल भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में है, क्योंकि रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, जो भारत के लगभग 36% डिफेंस नीड्स को अकेले पूरे करता है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल्स, Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट, T-90 टैंक्स और AK-203 असॉल्ट राइफल जैसे एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट दोनों कंट्रीज मिलकर प्रोड्यूस कर रही हैं। और हमें याद रखना होगा, रशिया ने भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किया है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ढाल बनकर पाकिस्तान के सभी मंसूबों पर पानी फेरा है। दोस्तों, पर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो पिछली एक सदी में दुनिया बहुत बदल चुकी है। भारत अब डिपेंडेंट नेशन से इंडिपेंडेंट नेशन बनते हुए ग्लोबल पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और अब यूएसएसआर भी रशिया बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों की दोस्ती की इक्वेशन सेम है। दोनों ऐसे भाई हैं जो अगर साथ हो तो पूरी दुनिया से टक्कर ले सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम में एक न्यू ग्लोबल ऑर्डर सेट करने के लिए भारत और रशिया यही कर रहे हैं। देखिए, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच टेंशन्स बढ़ती हैं, यूएसए गैंग रशिया के अगेंस्ट हो जाती है। यूएसए दूसरे देशों को सैंक्शंस का डर दिखाकर रशिया को आइसोलेट करने लगता है, जिसके बाद कई कंट्रीज रशिया के साथ इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक टाइज रखने से डरने लगती है। फिर रशिया देखता है 2014 के पहले हमारा 80% ट्रेड
वेस्टर्न इकोनॉमीज के साथ होता था। इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी यूरोपियन यूनियन और यूएसए से ही आता था, और तब चाइना के साथ हमारा ट्रेड वॉल्यूम सिर्फ 10% था। पर अब चाइना हमारा सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बन गया है, जिसमें रशिया से चाइना जाने वाला एक्सपोर्ट 35% ही है, और चाइना से रशिया में इंपोर्ट लगभग 50% तक पहुंच गया है। और इसमें भी रशिया देखता है चाइना जैसी मैसिव इकोनॉमिक साइज वाली कंट्री में हमारा रोल बेहद मामूली है, क्योंकि रशिया चाइना में जो सामान बेचता है वो चाइना की पूरी इकोनॉमी का सिर्फ 3% है, और रशिया चाइना से जो सामान खरीदता है वो चाइना की टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग का सिर्फ 5% है। पुतिन समझ जाते हैं चाइना पर ज्यादा डिपेंडेंसी रशिया के लिए घातक हो सकती है, क्योंकि चाइना की आदत है वो मदद करके हड़प लेता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल श्रीलंका और कई अफ्रीकन कंट्रीज है। सो रशिया इस वन साइडेड डिपेंडेंसी को कम करने के लिए भारत के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को और बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भारत भले रशिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और लगभग 40% ऑयल रशिया से हम परचेज कर रहे हैं, पर रशिया को पता है हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। सो जैसे ही रशिया समझता है भारत यूएस सैंक्शन से नहीं डरेगा, रशिया के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज को होल्ड नहीं करेगा, यहीं से भारत और रशिया के रिलेशंस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए नई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि भारत को भी पता है जैसे रशिया चाइना पर डिपेंडेंट है, ठीक वैसे ही भारत भी अपने इंपोर्ट्स के लिए चाइना पर और एक्सपोर्ट के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट है, और चाइना और यूएसए भारत की इसी वीकनेस का फायदा उठाना चाहते हैं। सो अभी भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल पार्ट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है, रशिया उसे डाइवर्सिफाई करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि अभी भारत जो रशिया से $65 बिलियन का सामान परचेज कर रहा है उसमें अधिकतर पैसा सिर्फ ऑयल पर खर्च होता है। ऐसे में दोनों फ्यूल के अलावा बाकी चीजों में भी पार्टनरशिप को बढ़ा सकते हैं, जिसमें भारत रेयर अर्थ मिनरल्स, मशीनरी इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स को चाइना की जगह रशिया से इंपोर्ट कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूएसए के एक्सपोर्ट पर सैंक्शंस के बाद रशियन मार्केट भारत के लिए नई अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकती है, क्योंकि भारत से रशिया जाने वाला एक्सपोर्ट सिर्फ $5 बिलियन ही है, जिसकी वजह से रशिया भारत का 27th लार्जेस्ट इंपोर्टर है। लेकिन इंडो रशियन समिट के दौरान दोनों ने डिसाइड किया है हमें अपने ट्रेड को $100 बिलियन तक ले जाना है, जिसमें भारत से रशिया जाने वाले एक्सपोर्ट को अगले 2 सालों में $10 बिलियन तक ले जाना है। और ये पॉसिबल हो सकता है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स जैसे ट्रैक्टर्स और कार्स, टेक्सटाइल्स जैसे कंज्यूमर गुड्स और भारत की आईटी के फील्ड में एक्सपर्टाइज के यूज से, जिससे भारत इंपोर्ट्स के साथ अपने एक्सपोर्ट डिपेंडेंसीज को डाइवर्सिफाई कर सकता है। साथ ही डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर सेक्टर के बीच कोऑपरेशन आत्मनिर्भर भारत के अंडर को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत और रशिया एक कंबाइंड सुपर पावर बनकर उभर सकते हैं, और ये भारत के पड़ोसी चाइना को काउंटर बैलेंस करने में बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों, ऐसे ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर जैसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के थ्रू दोनों देश अपने लिए एक अल्टरनेटिव, फास्टर और ज्यादा सिक्योर ट्रेड रूट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे चीन के दखल वाले सी रूट्स पर हमारी डिपेंडेंसी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन रशिया और भारत के बीच कोऑपरेशन का असली मास्टर स्ट्रोक है रुपए और मीर कोऑपरेशन, क्योंकि हम सब जानते हैं यूएसए और यूरोपियन देश ग्लोबल ट्रेड में इस्तेमाल होने वाली करेंसीज जैसे डॉलर और यूरो को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करती हैं। सो जैसे इन कंट्रीज को कोई इशू होता है कि डॉलर और यूरो रिजर्व्स को फ्रीज कर देती है, पर भारत और रशिया जिस म्यूचुअल करेंसी सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, ये बायलैटरल ट्रेड में यूएस डॉलर या यूरो की जगह अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे, जिससे दोनों देशों का ट्रेड किसी भी तरह के जियोपॉलिटिकल प्रेशर से दूर रहेगा, बायलैटरल ट्रेड आसान होगा, और आने वाले समय में भारत और रशिया इन सभी अपॉर्चुनिटीज पर काम करने वाले हैं, क्योंकि दोनों को पता है हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है, हम 1 और 1 2 नहीं बल्कि 1 और 1 11 बन सकते हैं। भारत और रशिया के इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को आप कैसे देखते हो? हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं? और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।